नमस्कार दोस्तों, बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम केजीएस के बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज के टेस्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, विश्व की प्रमुख जनजातियों को उसके निवास क्षेत्र से सुमेलित करना है। जनजाति दी हुई है इस तरफ और संबंधित क्षेत्र इस तरफ दिए हुए। तो आइए सुमेलित करते हैं। बद्दू कहाँ की जनजाति है? तो बद्दू अरब मरुस्थल की जनजाति है, ये इससे सुमेलित हो गया। मसाई, मसाई कहाँ का है? तो मसाई केनिया, तंजानिया, अफ्रीका का है, पूर्वी अफ्रीका का। याकूत, याकूत जो है साइबेरिया का जनजाति है, रूस का। और पिग्मी बहुत ही प्रसिद्ध है, ये कांगो बेसिन की जनजाति है, पिग्मी। इसको तो एकदम ध्यान में रखना है आपको, पिग्मी कांगो बेसिन। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी। 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए। कुछ और जनजाति हैं, इनको भी ध्यान देते हुए चलिए। जैसे एस्किमो, एस्किमो कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक और टुंड्रा क्षेत्र का, मतलब बर्फीले इलाकों का है ये। इसके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? इग्लू, ये भी ध्यान में रखिएगा। इग्लू एस्किमो का निवास स्थान है। बुशमैन कहाँ का है? तो ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल का है, कालाहारी मरुस्थल का बुशमैन। वेद्दा कहाँ का है? तो श्रीलंका का। खिरगिज, खिरगिज मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों का है, ये खानाबदोश चरवाहे होते हैं खिरगिज। रेड इंडियन कहाँ का है? तो उत्तरी अमेरिका के ये मूल निवासी हैं। प्रश्न है, गर्म स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां कुछ कथन दिए हुए हैं जो कि गर्म स्थानीय पवनों से संबंधित है। आइए विचार करते हैं। लू, लू एक शुष्क और गर्म पवन है जो उत्तरी भारत के मैदानों में चलती है। बिल्कुल सही बात है, गर्मी के महीने में लू से बहुत सारी मौतें भी होती है। आम्र वर्षा, मैंगो शावर केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है, ये भी सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में वर्षा लाती है, ये भी सही है। मतलब तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है हमारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लू, आम्र वर्षा और काल बैसाखी तीनों का संबंध किससे है? ग्रीष्म ऋतु से है, गर्म ऋतु से है। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, चेरी मिंजा, इसको चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, ये तमिलनाडु में होने वाली मानसूनी वर्षा है, चेरी ब्लॉसम या चेरी मिंजा। नदी घाटी के विकास की प्रौढ़ावस्था से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं है? यहां 4 लक्षण दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा लक्षण प्रौढ़ावस्था से संबंधित नहीं है? तो नदी जो है गोखुर झील का निर्माण करती है प्रौढ़ावस्था में, बिल्कुल सही। जलप्रपात और शिप्राओं यानी वाटरफॉल्स एंड रेपिड्स का समाप्त हो जाना, यह भी सही है। क्षैतिज अपर्दन का ऊर्ध्वाधर अपर्दन से अधिक होना, मतलब अब क्षैतिज अपर्दन इस साइड ज्यादा होने लगता है, नदी इधर बह रही है तो इस साइड अपर्दन ज्यादा होने लगता है। वी आकार की घाटी का प्रमुख होना, यह कथन हमारा गलत है। वी आकार की घाटी नहीं बनती है, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी का प्रमुख होना इसका लक्षण है प्रौढ़ावस्था का। अगर वी आकार की घाटी का बात करें तो यह जो है युवावस्था से संबंधित है, नदी का युवावस्था, यंग स्टेज में, यूथ स्टेज में वी आकार की घाटी बनती है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी परियोजना और राज्य का युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलित कौन सा है? तो देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना, ये उत्तराखंड में है, सही सुमेलित है। सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध परियोजना, ये झारखंड में नहीं है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में है। कहां है? ओडिशा में। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी नदी पर स्थित है, ओडिशा संबलपुर जिले में निर्मित है। यह बांध बना था 1957 में और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। तो यह बात ध्यान में रखिएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर है, ओडिशा में। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, ये नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान में सतलज व्यास लिंक पर है। और हीराकुंड अभी हमने देखा कि महानदी पर है। गर्म स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो ढूंढना है हमें। तो देखिए 3 कथन दिए हुए हैं, आइए विचार करते हैं। सबसे पहला है चिनूक। चिनूक पवन जो है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान से नीचे उतरती है और कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नो ईटर के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है फोहेन पवन यूरोप के आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढलानों से नीचे उतरती है और इटली के पो नदी घाटी क्षेत्र में अंगूर की खेती को प्रभावित करती है।
ये कथन सही हो जाता अगर यहां पे दक्षिण के बजाय उत्तरी होता, उत्तरी ढलानों से ये उतरती है। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत हो गया, ये सही हो गया। तीसरा है सिरको, एक भूमध्य सागरीय पवन है जो सहारा मरुस्थल से नमी एकत्रित करके लाल वर्षा का कारण बनती है। यह भी कथन सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। सिरेको पवन जो है ये सहारा मरुस्थल में उत्पन्न होती है और भूमध्य सागर को पार करते समय नमी उठाती है, जिससे इटली और स्पेन में लाल रंग की धूल भरी वर्षा होती है। 2 और पवनों के बारे में जानिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हरमट्टन, एक खमसीन। हरमट्टन जो है पश्चिमी अफ्रीका में सहारा से गिनी तट की ओर चलती है, सहारा से गिनी तट की ओर चलने वाली शुष्क पवन है। इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, डॉक्टर पवन, डॉक्टर विंड। और खमसीन मिस्र में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है। तो हरमट्टन सहारा और खमसीन मिस्र। प्रश्न है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह वर्ष था 1927, ऑप्शन बी करेक्ट है, 1927। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो मार्गरेट कजिन्स को, मार्गरेट कजिन्स नाम याद रखिएगा। पहला सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। भारत की काली मृदा यानी रेगुड़ सॉइल, रेगुड़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही विकल्प चुनना है हमें। तो देखते हैं, इसका निर्माण डक्कन ट्रैप के बेसाल्ट लावा के विखंडन से हुआ है, बिल्कुल सही। यह मृदा कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, बिल्कुल सही, इसलिए तो इसको बोलते हैं काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी। ठीक है, रेगुड़ मृदा को काली कपासी मिट्टी नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही। तो तीनों कथन सही है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। रेगुड़ मिट्टी की जल धारण क्षमता और इसमें उपस्थित पोषक तत्वों की अधिकता इसको कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? काली कपासी मिट्टी, कपास वाली मिट्टी, कॉटन सॉइल। निम्नलिखित पठारों को उनके संबंधित देश के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पठार दिए हुए हैं और इधर संबंधित देश या क्षेत्र दिए हुए हैं, तो आइए सुमेलित करते हैं। माटो ग्रासो पठार ये कहां है? तो ये है ब्राजील में। चियापास का पठार ये है मैक्सिको में। तिब्बत का पठार ये है चीन में। तिब्बत ऑक्यूपाइड चीन में है, तिब्बत पर अभी चीन का कब्जा है, तो हम चीन बोलेंगे अभी इसको। अनातोलिया का पठार ये तुर्की में है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। एक बात और ध्यान में रखिएगा, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार, इसको पामीर का पठार भी बोलते हैं। चियापास पठार जो है मैक्सिको की सियरा माद्रे दी चियापास पर्वत की श्रृंखला का एक हिस्सा है और तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी लंदन में, ऑप्शन ए करेक्ट है। कब हुआ था? तो 1823 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इसकी स्थापना की थी हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने, हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने। इस संस्था की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब स्थापित हुआ था? 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारत के ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर भारत का पहला ऊर्जा परमाणु संयंत्र है, यह बिल्कुल सही है। तारापुर कहां है? तो यह महाराष्ट्र में है। ठीक है। दूसरा है दामोदर घाटी तापीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल सही। यह पड़ता है आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल में, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। तीसरा है कार्बेट जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है, यह कथन गलत है। कार्बेट नाम का कोई जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है ही नहीं। तो सही आंसर हो गया 1 और 2, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यही दोनों कथन सही है हमारा। प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों में से किसी के भी ऊपर स्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा देश है इन चारों में जिनसे ना तो कर्क रेखा गुजरती है, ना ही मकर रेखा और ना ही विषुवत रेखा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। नाइजर जो है इससे कर्क रेखा गुजरती है, सऊदी अरेबिया से कर्क रेखा गुजरती है, कोलंबिया से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, इक्वेटर गुजरता है। और एक कंट्री ऐसा है जहां से विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, तो वो है ब्राजील। इसका भी नाम याद रखिए, ब्राजील। यहां से इक्वेटर भी गुजरता है और मकर रेखा भी गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कुछ बातों को और ध्यान में रखिएगा कि जैसे विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री पे था, इक्वेटर, वो अफ्रीका में सबसे अधिक देशों से गुजरता है, तो अफ्रीका महादेश के सबसे ज्यादा देशों से गुजरता है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी है, माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। तो माही नदी हो गया, कांगो नदी हो गया और लिम्पोपो नदी इंपॉर्टेंट है, इस मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा मुदुमलाई। मुदुमलाई तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक। नागरहोल कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। और पेरियार कहाँ है? तो ये केरल में है। निम्नलिखित दर्रों को उसके संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और उनके द्वारा जोड़े जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो यहाँ दर्रे दिए हुए हैं और उनकी विशेषता दी हुई है, आइए सुमेलित करते हैं। जोजिला दर्रा ये जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये ग्रेट हिमालयन रेंज में आता है। दूसरा है नाथुला, ये दर्रा जो है सिक्किम को चुंबा घाटी से जोड़ता है, सिक्किम और चुंबा घाटी को जोड़ता है। ये जो प्राचीन सिल्क रूट था उससे संबंधित है। शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है इसी दर्रे से होकर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी। कुछ और दर्रे हैं, उनको भी देखते हुए चलते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है जवाहर सुरंग के माध्यम से। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग से चीन को जोड़ता है। खारदुंगला लद्दाख में है, लेह और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, भारत म्यांमार को जोड़ता है। काराकोरम लद्दाख में है, भारत और चीन को जोड़ता है। प्रश्न है भारत के टाइगर मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर होगा कैलाश सांखला, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैलाश सांखला जो हैं प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक थे। उनकी पुस्तक है टाइगर द स्टोरी ऑफ द इंडियन टाइगर। कुछ और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। वर्गीज कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड और अमूल के संस्थापक थे। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, बार्क की भी स्थापना की थी इन्होंने। दादा साहब फाल्के फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, उनके निर्माता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जैव विविधता का पिता कहा जाता है? जैव विविधता के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन जो है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहे जाते हैं। एडवर्ड ओ विल्सन ने ही बायोडाइवर्सिटी वर्ड को लोकप्रिय बनाया। प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% सिद्धांत 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का प्रतिपादन किसने किया था? इनका नाम है लिंडमैन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। रेमंड लिंडमैन पूरा नाम है इनका।
इन्होंने 1942 में यह सिद्धांत दिया था खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण का। इनका कहना था कि 10% ही ट्रांसफर हो पाता है। मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में, एक पोषी स्तर से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर हम जाते हैं तो सिर्फ 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर हो पाता है। 90% जो ऊर्जा है वो जीव द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड का सिद्धांत दिया था। आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द गढ़ा था। और रेटर ने इकोसिस्टम शब्द का पहला औपचारिक प्रयोग किया था। नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो सही आंसर है 2014, ऑप्शन बी करेक्ट है। यह कार्यक्रम आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा कच्छकारण, ऑप्शन सी। यह अवस्थित कहां है? तो यह है गुजरात में। गुजरात में अवस्थित है। कच्छ डेजर्ट अभयारण्य को कच्छ का रण भी कहा जाता है और यह बहुत प्रसिद्ध है जंगली गधों के लिए। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। पेरियार केरल में है। पिट्टी और बर्ड आइलैंड ये जो है सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि लक्षद्वीप में अवस्थित है। एक ये ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। और 2025 की थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। यहाँ पे कुछ प्रमुख संरक्षण परियोजनाएं दी गई हैं कि कब शुरू किया गया था। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। बाद बाकी ये जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट चीता, ये सब 2020 में शुरू हुए। पर्यावरण प्रदूषण और उपचार पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 15वां की बात की जा रही है तो ये हुआ था पेरिस, फ्रांस में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट सम्मेलन दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में बराबर देखने को मिलेंगे आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन पे। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। कहाँ? तो स्वीडन में। ये प्रथम वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ, ऑस्ट्रिया में, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 में हुआ था कनाडा में, यह भी ओजोन परत के संरक्षण से ही संबंधित है। रियो पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 में हुआ, ब्राजील में। नैरोबी सम्मेलन 1997 में, केनिया में। और क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 में हुआ था, जापान में। यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती हेतु प्रोटोकॉल से। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय रुपये का क्या होगा? तो भारतीय रुपया जो है अवमूल्यित हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। जब भी किसी देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो उस देश की स्थानीय मुद्रा की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है। जैसे भारत में यदि डॉलर या अन्य कोई विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो रुपया की मांग कम हो जाएगी और उसकी कीमत गिरने लगेगी। मतलब क्या हुआ? अवमूल्यित हो जाएगा, डिप्रिसिएट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा जीडीपी से, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहां आपको जनसंख्या नहीं मारना है, जीडीपी लगाना है, ठीक है, जीडीपी सही है। और हिंदू ग्रोथ रेट जो दिया गया था ये एक अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर राजकृष्ण, ये उन्होंने दिया था, राजकृष्ण, इनका नाम याद रखिएगा। हिंदू ग्रोथ रेट जो है वह औसत आर्थिक विकास दर है जो भारत की अर्थव्यवस्था ने स्वतंत्रता के बाद लगभग 1950 से 1980 के समय में अनुभव की थी। इसको हिंदू ग्रोथ रेट इसलिए कहा गया क्योंकि इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी और ये वृद्धि लगभग कितनी थी? 3.5% पर ईयर। इस धीमी आर्थिक वृद्धि का मेन कारण क्या था? जो इनकी समाजवादी नीतियां थी, जैसे लाइसेंस राज वगैरह, ये सब इनका मुख्य कारण था। प्रश्न है मुद्रा के आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा मुद्रा का धात्विक मूल्य, ऑप्शन बी। मुद्रा का आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वास्तविक भौतिक मूल्य को संदर्भित करता है जो कि उस मुद्रा में प्रयुक्त धातु या सामग्री के बाजार मूल्य से निर्धारित होता है। और मुद्रा का अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू क्या होता है? मुद्रा पर अंकित कानूनी नाम मात्र मूल्य जो कि सरकार द्वारा घोषित होता है। अब हमारे पास एक कागज होता है, उस पर लिखा रहता है 100 रुपए, तो हम मानते हैं ना वो 100 रुपए के बराबर है, वही हुआ अंकित मूल्य।
1991 की नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मुख्य घटक कौन से थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 में भारत में भुगतान संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार रह गया था 2500 करोड़, जो कि 3 सप्ताह के आयात के बराबर था। उस समय थे तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। इस संकट से उबरने के लिए नई आर्थिक नीति लाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके 3 मुख्य स्तंभ क्या क्या हैं? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा इसमें नहीं है? तो सेवा कर जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आयकर, पूंजीगत लाभ कर और संपत्ति कर, ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? प्रत्यक्ष कर जो है करदाता स्वयं चुकाता है, मतलब जिस पर कर आरोपित किया गया है चुकाएगा भी वही। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कर अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित होता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देख लीजिए, आयकर, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर। इनडायरेक्ट टैक्स सेवा कर, GST, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? तो सही आंसर है हमारा राजा चलैया समिति, ऑप्शन बी करेक्ट है। केलकर समिति GST से संबंधित था। चेलेश्वर समिति NPA से संबंधित है। और रेवी समिति ये कृषि ऋण से संबंधित है, कृषि ऋण, एग्रीकल्चरल क्रेडिट से। राजा चलैया समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 2002 में प्रकाशित की थी। इन्होंने प्रमुख रूप से कर ढांचे में सुधार का सुझाव दिया था। उपकार शब्द की व्युत्पत्ति है, इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उप जोड़ क्री धातु। वृक्ष शब्द किस लिंग का है और क्यों? तो वृक्ष शब्द जो है पुल्लिंग है और ये परंपरागत प्रयोग से पुल्लिंग है, ये कोई लिंग नियम से पुल्लिंग नहीं है, ये प्रचलन के आधार पर पुल्लिंग है। ही इंसिस्टेड माई गोइंग देयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन माई गोइंग देयर। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। टू बीट अराउंड द बुश, इसका मीनिंग क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मतलब फालतू की बात करना, मेन मुद्दे पर ना आना, उसी को बोलते हैं टू बीट अराउंड द बुश। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है राजू उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैप पर जो है उत्तर इधर होगा, दक्षिण इधर होगा, पूर्व इधर होगा और पश्चिम इधर होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, तभी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। बोल रहा है राजू है यहां पे, राजू उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चला? 10 किलोमीटर। फिर वह दायां मुड़ता है, तो राजू इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां खुद को इमेजिन करके यहां पे खड़े होकर देख लीजिए, तो आपका दायां किधर होगा? इधर होगा। तो राजू जो है दायां मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चला, अब इस डायरेक्शन में है, फिर से दायां मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो इस तरफ मुख करके अगर खड़े होंगे तो दायां फिर इधर हो जाएगा, इधर चलता है और 10 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। अब पूछता है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर, आरंभिक बिंदु यह है तो कितनी दूर हो जाएगा? तो 5 किलोमीटर होगा, ये बराबर होगा, तो 5 किलोमीटर है। किस दिशा में है? तो यहां से किस दिशा में है? तो पूर्व की ओर है, ठीक है, ईस्ट की ओर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 किलोमीटर पूर्व, ऑप्शन ए। आसान से प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में अनीता का स्थान ऊपर से 14वां और सीता का स्थान नीचे से 16वां है। यदि उनके बीच 5 छात्र हैं तो कक्षा में कम से कम कितने छात्र हैं? तो यह क्या बोल रहा है? अनीता का स्थान ऊपर से 14वां है, तो ऊपर से यहां से ले लिए 14वां, 14th नंबर, ये कौन है? तो अनीता है, ठीक है। और बोल रहा है सीता का स्थान नीचे से 16वां है, नीचे से 16वां, नीचे से 16वां कौन है? सीता का स्थान है। और बीच में टोटल कितने छात्र हैं?
5 छात्र हैं, तो सिंपल है, सबको जोड़ दीजिए एक साथ। 14 प्लस 5 प्लस 16, टोटल कितने हुए? 35। तो 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ऑप्शन सी। प्रश्न है, भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों को देखते हैं। पहला है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत के 98% कोयले के भंडार का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें लौह अयस्क, मैंगनीज, सोने जैसी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। यह भी सही है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानों से अधिक पुरानी है। यह भी सही है। तो तीनों कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती है, ये पैलियोजोइक युग की तलछटी चट्टानों का समूह है, जो कि भारत का लगभग 98% कोयले का समृद्ध भंडार है। ये प्रमुख कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज का भंडार पाया जाता है, जैसे लोहा अयस्क, मैंगनीज, सोना, ये सब। कुडप्पा क्रम की चट्टानें ये प्रोटोजोइक युग की तलछटी चट्टानों का समूह है, जो कि विंध्यन से ज्यादा पुराना है। यहाँ भारतीय शैल प्रणाली दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा पुराना कौन सा चट्टान समूह है, सबसे कम पुराना कौन सा चट्टान समूह है। देखिए, भारतीय शैल प्रणाली चट्टान प्रणाली को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक है आर्कियन चट्टान प्रणाली, दूसरा पुरान चट्टान प्रणाली, तीसरा द्रविड़ चट्टान प्रणाली, चौथा आर्यन चट्टान प्रणाली। आर्कियन को 2 चट्टान समूह में बांटा गया है, आर्कियन और धारवाड़। पुरान को कुडप्पा और विंध्यन, द्रविड़ को कार्बोनिफोरस और आर्यन चट्टान को गोंडवाना, जुरासिक, दक्कन ट्रैप और टर्शियरी। आर्कियन जो है ये सबसे पुराना आग्नेय चट्टान है, ये ध्यान में रखिएगा, आर्कियन सबसे पुराना आग्नेय चट्टान है। और धारवाड़ जो है ये सबसे पुराना अवसादी चट्टान है, धात्विक खनिजों का भंडार इसी में होता है, धारवाड़। कुडप्पा अवसादी चट्टान होते हैं, विंध्यन इनमें हीरा पन्ना, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर पाया जाता है। गोंडवाना जो है कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, और डक्कन ट्रैप ज्वालामुखी विस्फोट से इसका निर्माण हुआ है। और टर्शियरी यानी तृतीयक चट्टानें जो है हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित है, ये नवीन है, तृतीयक नवीन हो गया इनमें। आप इसको क्रम में याद रखने के लिए एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अंधा कवि का गज देवता, अंधा कवि का गज देवता। अ से क्या हो गया? आर्कियन, ध से धारवाड़, क से कुडप्पा, वी से विंध्यन, का से कार्बोनिफोरस, ग से गोंडवाना, ज से जुरासिक, देव से दक्कन और ता से टर्शियरी तृतीयक। तो अंधा कवि का गज देवता याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्रम में कौन सी नवीन है, कौन सी पुरानी है। प्रश्न है, यदि n इज इक्वल टू 12 इंटू 18 टू द पावर 3 इंटू 25 टू द पावर 2, तो n के कुल कितने भाजक हैं? यहां भाजक पूछा जा रहा कितने हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 240। प्रश्न है, 4500 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? इसके लिए क्या करना होगा? 4500 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहां देखिए 2 का पावर इवन है, 3 का पावर भी इवन है, 5 का पावर इवन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से हमको गुना करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? ये 5 का पावर 4 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन सी। प्रश्न है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य नहीं है? 2 या 3 से विभाज्य नहीं है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच जो कि 2 और 3 से विभाज्य नहीं होती है। प्रश्न है, जब एक संख्या को 10, 15 और 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 7, 12 और 15 प्राप्त होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहां देखिए भाजक जो है हमारा, ये सब क्या है? भाजक है, और हमारा यहां शेषफल है। इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3। 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3। और 20 माइनस 17 कितना हो गया? 3। मतलब सबका अंतर समान है। अंतर कितना हो गया हमारा? 3। अब 10, 15 और 20 इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाता है? 60। 60 में इस अंतर को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 57। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए।
प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है, शंकर देव ने असम में एक शरण धर्म की स्थापना की। बिल्कुल सही, 15वीं शताब्दी में इन्होंने ऐसा किया था। दूसरा कथन है, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया, यानी शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। बिल्कुल सही है। कबीर ने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की। यह भी सही है। तुम्हारा तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताइए। तो 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों को देखते हैं। अधिकांश शिलालेख खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यह कथन गलत हो जाता है क्योंकि खरोष्ठी लिपि में नहीं लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ब्राह्मी लिपि में था। खरोष्ठी लिपि सिर्फ पश्चिम उत्तर भारत में मिलता है। प्राकृत भाषा तो सही है, लिपि गलत है। तो ये पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा कथन है, मास्की और गुर्जरा के शिलालेखों में अशोक का नाम का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक की हृदय परिवर्तन का वर्णन है। बिल्कुल सही। तो हमारा 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मास्की और गुर्जरा के अतिरिक्त नेत्तूर और उडेगोलम शिलालेखों में भी अशोक का नाम मिलता है। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला देखिए, गोमत मतलब धनवान व्यक्ति, सही है। विष जन का समूह, सही है। अयस सोना, ये गलत है क्योंकि अयस जो है तांबा को कहा जाता था। तांबा या कांसा को भी कहा जाता था, तांबा को कहा जाता था। सोना गलत हो गया। गविष्ठ मतलब गायों की खोज के लिए युद्ध, ये सही है। तो ये तीनों सही है और ये गलत हो गया, तो हमें गलत ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन हमें चुनना है। पहला कथन है, मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन कूटनीति का यथार्थ चित्रण मिलता है। बिल्कुल सही। मुद्रा राक्षस लिखा किसने है? मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने, विशाख दत्त। ठीक है, ये कथन सही है हमारा। दूसरा कथन है, किरातार्जुनियम शिव अर्जुन संवाद पर आधारित महाकाव्य है। बिल्कुल सही। किरातार्जुनियम लिखा किसने है? तो भारवी ने लिखा है। ठीक। तीसरा कथन है, स्वप्न वासवदत्तम में उदयन और वासवदत्ता की कथा भारवी द्वारा लिखी गई है। यह कथन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि यह भारवी द्वारा नहीं लिखा गया है, यह लिखा गया है भास के द्वारा, भास के द्वारा लिखा गया है। तो केवल तीसरा कथन गलत है। सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। हमने इसमें देखा था मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। एक और नाम याद रखिएगा, देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। कुछ और पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जैसे दशमलव प्रणाली गुप्त काल से संबंधित है। भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? तो कालिदास को। पृथ्वी के घूर्णन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आर्यभट्ट ने। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो वो हरिसेन की रचना है। भारत का शेक्सपियर किनको कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। इनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। किस भारतीय राजा को प्रथमे शूद्र कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सातवाहन वंश के थे ये गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनको प्रथमे शूद्र और क्षत्रिय अहंकार का नाशक कहा जाता था। वह एक ब्राह्मण भी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो चुनना है। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। बिल्कुल सही। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीरों का एक संगठन बनाया था जिसको बोला जाता था तुर्कान ए चहलगानी। दूसरा कथन है, बलवन ने सिजदा और पैबोस की फारसी परंपराएं शुरू की। सिजदा क्या होता था? झुककर सलाम करना। और पैबोस क्या होता था? कदमों को चूमना, पैर को चूमना। ये बलवन ने शुरू किया था। यह भी सही कथन है। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। दाग हुलिया प्रणाली क्या था? दाग होता था घोड़ों को दागना। होता क्या था कि जो सरकारी घोड़े होते थे उनको उनके सैनिक बेच देते थे और निम्न कोटि के घोड़े लाकर रख देते थे। तो उससे बचने के लिए दाग प्रणाली शुरुआत की थी। और हुलिया क्या था कि सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। अभी तो आईडी कार्ड होता है, तभी आईडी कार्ड नहीं हुआ करता था, तो हुलिया लिखा जाता था ताकि मुख्य सैनिक की जगह कोई और उसके जगह सेवा प्रदान न करे। तो तीनों कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वैसे संस्थापक किनको कहा जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को।
लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश। बलबन ने रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किया। उसके बाद तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त भी किया। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। मूल्य नियंत्रण भी किया था। स्थायी सेना रखने के लिए प्रसिद्ध हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। दिल्ली से देवगिरी लेकर चले गए थे, देवगिरी, और सांकेतिक मुद्रा की भी शुरुआत की थी। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। किनके द्वारा? तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका मुख्यालय कहां था प्रारंभिक? तो वो इलाहाबाद में। इंडियन मिरर समाचार पत्र किस संस्था से जुड़ा था? तो ये ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र को शुरू किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता बने थे। यहां सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 में नारे दिए गए हैं, सूची 2 में नेता या स्रोत दिए हुए हैं। तो पहला है मारो फिरंगी को, तो ये किनका नारा था? तो मंगल पांडे का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनको प्रसिद्ध किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का था। और दिल्ली चलो आजाद हिंद फौज का था, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको प्रसिद्ध किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। वास्तविक रूप से इसकी रचना जो की थी वो किया था बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिस्मिल अजीमाबादी ने। अजीमाबादी। बीपीएससी एक बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी का प्रारूप किस गवर्नर जनरल के समय तैयार हुआ था? तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। आईपीसी का प्रारूप तैयार करने का कार्य जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित कानून आयोग द्वारा 1834 में किया गया था, लेकिन इसका प्रारूप प्रस्तुत और अधिनियमित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। यह दंड संहिता 1860 में अधिनियमित हुई और 1862 में लागू की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सही आंसर है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। ये कांग्रेस अधिवेशन गया जो कि 1922 में हुआ था, उसके बाद किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। सही आंसर ऑप्शन ए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। प्रमुख संस्थापक थे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। साथ ही राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किन 2 दलों के विलय से हुआ था? तो सही आंसर है किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों का विलय से बना था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी ने की थी 1951 में। और सोशलिस्ट पार्टी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। 1952 में इन दोनों पार्टी का विलय हो गया और नई पार्टी का गठन हुआ, जिसका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। वर्धा शिक्षा योजना किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित की गई थी? प्रस्तावित, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था। वर्धा शिक्षा योजना जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में तैयार किया गया था। यह योजना 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में आयोजित सम्मेलन में स्वीकृत हुई थी, लेकिन बाद में 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। इसे बेसिक एजुकेशन यानी नई तालीम भी कहा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न है सतत विकास रिपोर्ट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन चुनना है हमें। पहला कथन है यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। बिल्कुल गलत बात है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है UNSDSN के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत ने पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है। ये कथन सही है,
क्योंकि भारत को 99वां स्थान मिला है, 99th पोजीशन मिला है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है। अगर आपसे आयरन डोम के बारे में पूछ लिया जाए, आयरन डोम, तो ये संबंधित है इजराइल से। इजराइल आयरन डोम के तर्ज पर ही गोल्डन डोम का विकास किया गया है। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो लोकपाल दिवस मनाया जाएगा 16 जनवरी को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये 2 हैं, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। अगर आपसे पूछा जाए नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी, तो ये थे भरत मुनि। भरत मुनि ने इसकी रचना की थी। वर्ष में आयोजित प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये लॉन टेनिस का प्रमुख प्रतियोगिता होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है? तो ये शहर है जलालाबाद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जलालाबाद है कहां? तो उत्तर प्रदेश में है। यह भगवान परशुराम के नाम पर किया गया है, उनके सम्मान में किया गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन डी। यह परियोजना एचपीसीएल और एनटीपीसी के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती, दोनों को सम्मानित किया गया है। बानू मुश्ताक को उनकी कन्नड़ कहानी संग्रह हर्ट लैम्प के लिए पुरस्कार मिला है, और दीपा भास्ती ने इसका अनुवाद इंग्लिश में किया है। और अगर बुकर पुरस्कार की बात करें, बुकर पुरस्कार की 2025 की, तो यह मिला है डेविड सेजले को। डेविड सेजले, उनका उपन्यास है फ्लैश, उनके लिए। रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर यानी वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? पहले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी उदयपुर और इंदौर। उदयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है, और इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इन दोनों शहरों को आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता मिली है। संविधान अंगीकार के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किन भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की गई है? तो 2 भाषाओं में जारी की गई है, संस्कृत और मैथिली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। भारत के 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में किस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधव बाघ अभयारण्य, मध्य प्रदेश में जो अवस्थित है उसको। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे 57th पूछ लिया जाए, 57th, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रातापानी। रातापानी टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के विस्तार के रूप में किस वर्ष तक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर है 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष नीति का हिस्सा है। यहाँ सही सुमेल करना है हमें। सूची 1 में योजना दिया गया है, सूची 2 में शुभारंभ वर्ष दिया गया है। तो आइए मिलान करते हैं। पीएमजे योजना, आयुष्मान भारत योजना जिसको बोलते हैं, ये शुरू किया गया था 2018 में।
अटल पेंशन योजना ये अप्रैल 2015 में, पीएम किसान योजना 2019 में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मई 2015 में। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों सूचियां जो हैं सही सुमेलित है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य हुई ऐतिहासिक वार्तालाप की शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। यह वार्ता कहाँ हुई थी? तो ये वार्ता हुई थी केरल में। ऑप्शन ए करेक्ट है। मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी, ऑप्शन बी। भारत ने सफलतापूर्वक जीनोम संपादित चावल की उन्नत किस्में विकसित की है। इनके नाम है, जीनोम संपादित मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम चावल, जीएम राइस जो है उसकी उन्नत किस्में भारत ने विकसित की है। उनके नाम क्या क्या हैं? तो उनके नाम है DRR धन 100 और पूसा DST पेन 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। DRR धन 100 जो है ये सूखा प्रतिरोधी होता है और पूसा DST यह कीट प्रतिरोधी है और उच्च उत्पादक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। यह है ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। याद रखिएगा, इसे खाद्य पुरस्कार है ना, फूड प्राइज, तो भूख लगा इसको, हंगरी है ये, भूखी है तो फूड प्राइज मिला है, इससे याद रह जाएगा आपको। यहां पे और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये विश्व खाद्य पुरस्कार जो है इसको कृषि का नोबेल भी कहा जाता है। भारतीय इनिशिएटिव का शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए एपेडा, APEDA, ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा एपेडा का, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। संविधान की किस अनुसूची में शामिल प्रावधान राज्य पुनर्गठन से सीधे संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और उसके केंद्रशासित प्रदेशों के नाम हैं, क्षेत्र हैं, उनकी सीमाएं हैं। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों की राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं उनको चुनना है। तो 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कहता है ये क्षेत्राधिकार केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद पर लागू होता है, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद होने पर दूसरा पक्ष कोई अन्य राज्य भी हो सकता है, ये भी सही है। तीसरा कथन है इस क्षेत्राधिकार का दायरा पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये कथन गलत है, इसके अपवाद हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अपवाद में जैसे आ जाता है जल विवाद निवारण अधिनियम। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों से मिलाएं। इधर अनुच्छेद दिए हुए हैं, यहाँ कुछ वाद दिए हुए हैं, अब इनका मिलान करना है। तो अनुच्छेद 14 से संबंधित है इंदिरा साहनी मामला। अनुच्छेद 21 से संबंधित है मेनका गांधी मामला और अनुच्छेद 368 से संबंधित है केशवानंद भारती मामला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बात और याद रखिएगा कि केशवानंद भारती मामले में ही मूल ढांचा का सिद्धांत आया है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ये मामला आया था 1992 में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ ये मामला था 1978 का। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये मामला है 1973 का। मूल ढांचा में कौन कौन सा शामिल है? जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय ढांचा। मतलब जब संसद संविधान में संशोधन करेगी तो मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करेगी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्य दोनों का एक साथ संदर्भित करने वाला कोई एकल अनुच्छेद नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? भाग 5।
देखिए ध्यान रखिएगा, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है डीपीएसपी का, और भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और इनकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार या प्रावधान संविधान के प्रारंभिक मसौदे में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था लेकिन बाद में हटा दिया गया? मतलब मूल संविधान में था लेकिन अभी वर्तमान संविधान में नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन ए। संपत्ति का अधिकार का वर्णन 19(1)(f) में था, जिसको बाद में हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। इसी के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। 3 कथन दिए हुए हैं, तो इनमें जो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में, उसके तहत इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों शामिल है, बिल्कुल सही। निजी निगम चाहे वो सार्वजनिक कार्य करते हो इसमें शामिल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि न्यायालय ने भी माना है कि निजी निगम अगर सार्वजनिक कार्य करता है तो या वो सरकारी नियंत्रण में है तो वो राज्य की परिभाषा के अंदर आ सकता है। तीसरा कथन है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला कोई भी निकाय भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए सीधे दायेदार होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन बी। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके द्वारा प्रदत्त विशेष शक्ति या अधिकार से मिलाएं। इधर अनुच्छेद दिए हुए हैं और इधर शक्तियां दी है। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, अध्यादेश। अनुच्छेद 72 या क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 143 ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्यों ने अंततः संविधान के मसौदे पर हस्ताक्षर किए? तो ये 7 लोग थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रारूप समिति के मूल रूप से 7 सदस्य थे और इन्होंने उस पर साइन किया था। कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा की यह समिति नहीं थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्य समिति यानी स्टेट कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तभी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष रहे मोरारजी देसाई, इनको भी ध्यान में रखिएगा। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं और सही कथन ढूंढना है हमें। पहला कथन है इस सिद्धांत की पुष्टि सर्वप्रथम गोलकनाथ मामले में हुई थी। यह कथन गलत है, क्योंकि यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में हुई थी। यह सिद्धांत संसद की संवैधानिक संशोधन शक्ति पर एक न्यायिक प्रतिबंध स्थापित करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह कहता है कि मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं संविधान संशोधन में। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता इस सिद्धांत का एक हिस्सा है, यह भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार या छूट से मिलाएं। तो अनुच्छेद 361 संबंधित है राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति से। अनुच्छेद 105 संबंधित है संसद सदस्यों के भाषण की स्वतंत्रता से, और अनुच्छेद 194 संबंधित है राज्य विधानमंडल के सदस्यों के भाषण की स्वतंत्रता से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ अपराधों के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी न होने का संवैधानिक छूट प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों को सदन में किए गए भाषण और मतदान के लिए कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा का विशेषाधिकार देता है। और अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को ऐसा ही विशेषाधिकार प्रदान करता है जो 105 संसद के सदस्यों को करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श करने का दायित्व प्रदान नहीं करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 222। ये स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किया जाता है। इसमें राज्यपाल या मुख्यमंत्री का परामर्श का कोई प्रावधान नहीं है। भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो सही आंसर है भोपाल, ऑप्शन सी। आजादी के बाद लगभग 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने कूटनीति और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप की नीति के द्वारा भारत में शामिल किया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के बाद नवंबर 1947 में भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा 17 सितंबर 1948 को भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर को अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल किया गया। और सबसे अंतिम अप्रैल 1949 को भोपाल भारत में शामिल हुआ। हीरे के चमकदार दिखाई देने के संबंध में गलत कथन चुने। यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें से गलत चुनना है। पहला कथन है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, बिल्कुल सही। हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 26 डिग्री होता है, ये गलत है क्योंकि सही है 24.4 डिग्री। ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये भी सही है। जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम होता है तो प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है, ये भी सही है। तो सिर्फ 2 गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखेगा? तो अंतरिक्ष में आकाश जो है काला दिखाई देगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, पृथ्वी पर आकाश जो है नीला दिखाई देता है, ये क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में जो उपस्थित कण है, धूल कण है, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। और अंतरिक्ष में वायुमंडल है नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, इसलिए आकाश दिखाई देगा काला। यहाँ एक तरफ राशियां दी गई है और एक तरफ विमीय सूत्र दिए हुए हैं, दोनों का मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। दाब का हो जाएगा ml-1 T-2। शक्ति का हो जाएगा ml2 T-2। बल का हो जाएगा ml T-2 और चुंबकीय क्षेत्र का सही मिलान है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए या उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे दाब का क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। शक्ति का कार्य बटे समय। बल का द्रव्यमान गुना त्वरण। ये अगर याद है तो आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र को जो है द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में व्यक्त किया जाता है। यहां 2 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं कथनों को। कथन ए में कहा गया है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, यानी पारा का बात कर रहा है। पारा पर तैरता है, पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही बात है। कथन आर दिया हुआ है लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। गलत है ये, क्योंकि कम होता है, कम होगा तभी तो तैरेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। एक प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करेगा ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर। ज्वाला का तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। ढक्कन का भार इस पर निर्भर करेगा। तो डी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। ज्वाला का तापमान जो है केवल पानी को उबालने की दर तय करता है, अंदर के अधिकतम दाब और तापमान को नहीं। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाएंगे तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे खाद्य अधिक तापमान पर पकते हैं।
पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व कम होगा, पानी का घनत्व ज्यादा है, तो बर्फ पानी पर तैरता है। जब बर्फ पिघल जाता है तो उतने ही आयतन में पानी में परिवर्तित हो जाता है जितने पानी को उसने विस्थापित किया था, इसलिए स्तर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं तीनों को। कथन 1 में कहा गया है एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी, बिल्कुल सही है। कथन 2 में कहा गया है एक्सरे की तरंगदैर्घ्य गामा किरण से अधिक होती है, यह भी सही है। कथन 3 में कहा गया है कम आवृत्ति होने के कारण एक्सरे स्कैनिंग में कार्य होता है, यह गलत है। कम आवृत्ति नहीं होता है, अधिक आवृत्ति होता है, इसलिए स्कैनिंग में कार्य किया जाता है इसका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 कथन सही है। निम्न में से गर्भाशय की एक परत नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा एपिमेट्रियम, ऑप्शन डी, ये नहीं है। गर्भाशय यानी यूट्रस में 3 परतें होती है। एक का नाम है एंडोमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, तीसरा है पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम भीतरी स्तर है जहां भ्रूण का आरोपण होता है। मायोमेट्रियम ये मध्य भाग है और पेरीमेट्रियम ये बाहरी आवरण है। निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान विनियमन में मदद करता है? सही आंसर है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या करते हैं पौधे? अपने रंध्रों यानी स्टोमाटा से जलवाष्प को छोड़ते हैं। जल के वाष्पीकरण के लिए क्या होता है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो कि पत्तियों की सतह से ली जाती है। इससे पत्तियों का तापमान कम हो जाता है और पौधा ठंडा रहता है। पुष्प के जननांग हैं, कौन से हैं? तो वो है पुमंग और जायांग, ऑप्शन ए, पुमंग और जायांग। पुमंग जो है ये नर जननांग है और जायांग जो है ये मादा जननांग है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वो है स्पीसीज, ऑप्शन सी। वर्गीकरण यानी टेक्सोनोमी की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई स्पीसीज है। स्पीसीज ऐसे जीवों का समूह है जो आपस में अंतर प्रजनन करके उर्वर संतति उत्पन्न कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ा निवारक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाल्जीन। इसके अलावा जो ये विकल्प दिए हुए हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन और पेनिसिलिन, ये सब क्या है? ये सब एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, ये एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन सी। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? तो पेनिसिलिन था, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पीड़ा निवारक और भी हैं जैसे कि एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या मिलता है? मिलता है हमें CO2 और जल यानी पानी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ये प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसके अंतिम उत्पाद क्या क्या है? CO2 और H2O और ATP मुक्त होती है। प्रजनन प्रणाली में मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, कौन करता है? तो प्लासेंटा करता है। गर्भनाल, ऑप्शन ए करेक्ट है। गर्भनाल यानी प्लासेंटा एक अंग है जो कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की दीवार से विकसित होता है। यह मां और भ्रूण के बीच एक कड़ी का काम करता है। इसके माध्यम से मां के रक्त से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं और भ्रूण से रक्त के अपशिष्ट पदार्थ मां के रक्त में आते हैं। गर्भनाल को अपरा भी कहते हैं। यह नाल के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। जीव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो वो थे स्लाइडेन और श्वान, ऑप्शन डी। जीव सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे? तो स्लाइडेन और श्वान। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं यानी आवर्त में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं बढ़ता है? कौन सा नहीं बढ़ता है? तो नहीं बढ़ता है परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन सी। बाद बाकी ये भी बढ़ता है, आयनीकरण ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं को उनके सही उत्प्रेरकों से मिलाइए। यहां प्रक्रिया दी हुई है, यहां उत्प्रेरक दिए हुए हैं, दोनों का मिलान करना है। हैबर बॉश प्रक्रिया ये संबंधित है आयरन से। संपर्क प्रक्रिया ये संबंधित है वेनेडियम पेंटॉक्साइड से। क्रैकिंग प्रक्रिया ये संबंधित है जियोलाइट से और हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया ये है निकेल से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
देखिए, हैबर बॉश प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में आयरन का यूज होता है। ये अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आयरन की उपस्थिति में जोड़ा जाता है। संपर्क प्रतिक्रिया में वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है उत्प्रेरक का काम करता है, V2O5। संपर्क प्रक्रिया में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए SO2 को SO3 में बदलने में V2O5 उत्प्रेरक का उपयोग होता है। क्रैकिंग प्रक्रिया जियोलाइट उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पेट्रोलियम से गैसोलीन बनाने के लिए बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ने में जियोलाइट यूज किया जाता है। हाइड्रोजनेशन में निकेल का यूज किया जाता है। वनस्पति तेल को मार्गरीन में बदलने के लिए हाइड्रोजन के साथ जोड़ने में निकेल उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रमुख कार्य क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा पत्तियों की हरियाली और वृद्धि को बढ़ाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असंतृप्त यौगिकों की पहचान के लिए कौन सी अभिक्रिया परीक्षण किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जल परीक्षण। जब असंतृप्त यौगिक जैसे कि एल्कीन या एल्काइन को ब्रोमीन जल में मिलाया जाता है तो ब्रोमीन का रंग भूरा से रंगहीन हो जाता है। देखिए, संतृप्त वसा जो है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि असंतृप्त वसा जो है ये स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक है, लाभदायक है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि नीला लिटमस परीक्षण जो होता है ये अम्ल क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्द आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।